हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ क्वेश्चंस की। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे इसमें वो सारे पढ़ चुके हैं। इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है वो है रेल प्रॉब्लम्स। अब रेल प्रॉब्लम्स क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसी तो गाइडिंग रेल्स दे रखी होती है, रेल्स जिसपे कोई चीज स्लाइड कर सके, गाइड कर सके। जैसे आपके विंडो में अगर स्लाइडिंग विंडोज होती हैं तो नीचे गाइडिंग रेल्स बनी हुई होती हैं जिसके अंदर वो विंडो चलती है, स्लाइड करती है ना। तो ऐसी गाइडिंग रेल्स बना रखी हैं। उसके ऊपर एक वायर आपने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। दिस ब्लू इज अ वायर, ठीक है, अ कंडक्टिंग वायर या एक मेटल का पीस ऐसा आप मान लीजिए, वायर की शेप का ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो रेल्स हैं ये भी कंडक्टिंग है। इस पूरे सिस्टम को आपने एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बना रखा है, एक पोटेंशियल वी आपने डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, एक बैटरी आपने यहाँ लगा रखी है। इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब सोचो क्या होगा कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, भाई सर्किट तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है इस तरीके से, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आगे भले ही कंडक्टिंग है लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इस तरफ तो करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट रहेगा वो इस क्लोज सर्किट में रहेगा। तो करंट यहां से जब फ्लो हुआ आई, इसमें भी करंट आया आई। और अब क्या सिचुएशन हो गई कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो क्या उस पर फोर्स अप्लाई होता है? यस। कितना? आई एल क्रॉस बी, ये आपका फोर्स था। तो वही फोर्स यहाँ पे इस पे भी अप्लाई होगा एंड दिस वायर कैन ग्लाइड या कैन स्लाइड ऑन दिस रेल्स। तो जैसे इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये इस पे स्लाइड करना शुरू करेगा। क्लियर है बात? तो देखो, अगर यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहें तो ये है करंट की डायरेक्शन। तो करंट यहाँ पे जो चलेगा वो इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ। अगर मैं इस पे फोर्स देखना चाहूँ तो राइट हैंड पाम रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है इस तरीके से। तो पाम की जो डायरेक्शन है वो आपको देगी फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स राइट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो इस पे फोर्स लगने वाला है वो आएगा ऐसा। और क्योंकि यहाँ पे लेंथ और बी दोनों परपेंडिकुलर है, हम सीधा सीधा फोर्स को लिख सकते हैं आई एल बी। क्लियर बात? और करंट कितना फ्लो हो रहा होगा ये भी हम सीधा बता सकते हैं कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेट्स से इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो बेसिकली ऐसा है। दिस इज अ सर्किट आर आर एंड बी। ये एक ऐसा सर्किट है। तो यहाँ हम करंट भी आसानी से लिख सकते हैं, दिस आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर प्लस आर। क्लियर है बात? तो हम फोर्स भी इस पे लिख सकते हैं, दिस फोर्स विल बी वी एल बी बाय आर प्लस आर। ठीक है, इस वायर की लेंथ कितनी है? एल। ठीक है बात यहाँ तक? अब वी एल बी आर और आर सारी चीजें यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो इस पे फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और एक बार आपको फोर्स मिल गया, आप इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा पूरा मैकेनिक्स का ट्रांसफर हो जाता है। एक बार आपको फोर्स मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, फिर आपसे मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम्स बना के पूछ सकते हैं कि अगर ये रेस्ट से शुरू हो रहा है तो 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितने लेंथ कवर कर लेगा, या कितनी स्पीड से ये 2 सेकंड बाद मूव कर रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को पूछने का जिसमें फोर्स कांस्टेंट आ गया, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो गाइडिंग रेल्स हैं उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन के जो वेरिएशन बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि एक तो आपको फ्रिक्शन दे दें, यहाँ पे इन गाइडिंग रेल्स पे फ्रिक्शन दे दें, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा। तो जब एक्सेलरेशन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एफ माइनस एफ बाई एम, जो फोर्स मैग्नेटिक लग रहा है माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एम, ये एक्सेलरेशन होगा और उसके बाद आप आगे मैकेनिक्स लगा सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या कह सकता है कि इन गाइडिंग रेल्स को भी पर यूनिट लेंथ को रेजिस्टेंस दे दे। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट की लेंथ बढ़ती जाएगी।
भाई सोचो, अगर इन गाइडिंग रेल्स में भी रेजिस्टेंस होता तो जैसे जैसे वायर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट की लेंथ बढ़ती जाएगी। सर्किट की लेंथ जैसे बढ़ेगी, मान लीजिए वायर अभी यहाँ आ गया, तो अब सर्किट कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कहलाएगा। तो इसमें इतने ये वाले पोर्शन का भी तो रेजिस्टेंस काउंट होंगे। तो रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो फोर्स कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम आगे करने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है बात? और क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है? और वेरिएशन हो सकता है कि इसको किसी इंक्लाइन प्लेन पे दे दें। जो गाइडिंग लाइंस हैं, गाइडिंग रेल्स हैं, वो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है। तो इसमें एमजी का भी फैक्टर काउंट हो जाएगा। हमें पता है एमजी के एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा दो कंपोनेंट्स बनते हैं, तो वो भी इसमें यूज हो जाएंगे। एमजी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन, एमजी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। नॉर्मल फोर्स वहां पे काम आने लग जाएगा। तो वो सारी चीजें जो आप मैकेनिक्स में क्वेश्चन किए थे, एनएलएम में हमने जो क्वेश्चन किए थे, वैसे ही सारे क्वेश्चंस फिर से यहाँ बन जाते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और एक्ट करेगा, उसको भी हमें साथ में कंसिडर करना है। क्लियर है बात? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहीं से समझते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने आप कर ही चुके हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन से आपको जो भी पूछा जाए आप आगे बता सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बिल्कुल सेम सेटअप है। मैं सेटअप को यहां से कॉपी कर लेता हूं। जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। इस बार आपको बोला गया कि ये अभी भी फ्रिक्शनलेस है, इनका म्यू अभी भी 0 है, लेकिन इस बार लेमडा ओम पर मीटर इसमें एक रेजिस्टेंस है। म्यू 0 है लेकिन रेजिस्टेंस इसका दे दिया लेमडा ओम पर मीटर। क्योंकि गाइडिंग रेल्स हैं, इनको आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, जब तक कि वायर का मोशन होता रहेगा ये सफिशिएंट रेल्स होती हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता, इनकी कोई लेंथ नहीं दी जाती, इनके लिए लेमडा ओम पर मीटर है। अब जितना वायर डिस्प्लेस करेगा उसके हिसाब से आप उसका रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपको यहां दे दिया, पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स। इस एक्स के साथ आपको इस वायर की स्पीड, ये आपको अपना आंसर देना है। क्लियर है बात? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ क्या करते हैं, किसी भी एक्स पोजीशन पे इसको मान लेते हैं और देखते हैं कि इस पे कितना फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो चलिए देखें, मान लीजिए किसी एक्स पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब इस पे लगने वाला फोर्स, और जो गाइडिंग रेल्स हैं क्या उनके पास भी एक एक रेजिस्टेंस होगा? बिल्कुल, क्योंकि गाइडिंग रेल्स पे अब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है लेमडा ओम पर मीटर, तो लेमडा एक्स इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसा, दोनों गाइडिंग रेल्स का, जब एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आर रेजिस्टेंस वायर का है, छोटा रेजिस्टेंस आर दे रखा है, ये वी दे रखा है। तो अब जो इसमें टोटल करंट पास होगी वो कितनी होगी? दिस आई कैन बी रिटन एज वी बाय आर प्लस 2 लैम्डा एक्स। नाउ करंट डिपेंड्स ऑन एक्स, और सोचो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होगा। और क्योंकि फोर्स जो है आपने लिखा है आई एल बी, तो फोर्स भी लगातार डिक्रीज करेगा। हम इसे लिख सकते हैं वी एल बी बाई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स। अब यहां से आपको वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो हम सीधा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय मास कर देंगे, जो भी उस वायर का मास है एम अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन तो आपने लिख लिया। अब आपको पूछा है वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, क्या करूं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिख लूं क्या? क्या फॉर्मूला लगाना सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट हियर। एक्सेलरेशन आप लिखेंगे वी एल बी डिवाइडेड बाय एम आर प्लस 2 lambda x. This is acceleration and this acceleration is inversely proportional to x which is not constant. इसलिए हम वो तीन इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए करते हैं। यहां हमें यूज करना पड़ेगा v dv by dx। ऑब्वियसली dv by dt यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। v dv by dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये v मैं छोटा वाला लिख रहा हूँ, दिस कैपिटल V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, r प्लस 2 lambda x।
ये आपका हो गया। v आपको फाइंड करना है, इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल vlb बाय m r+r+2 लैम्डा x। क्लियर बात? कहां से कहां तक? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है। इनिशियली x 0 था, फाइनली किसी x पे, क्योंकि अपने को एक रिलेशन देना है v और x का, अपन सीधा यही मानेंगे। इंटीग्रेट करेंगे v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू दिस v l b बाय m, ये तो हो गया कांस्टेंट। ये जो पूरा फंक्शन है वो 1 बाई एक्स का फंक्शन है, 1 बाई एक्स के फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो जाएगा ln ऑफ r+r+2 लैम्डा x। ठीक है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता है, तो ये 2 लैम्डा भी यहाँ बाहर आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ से आप v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, v l b बाय लैम्डा m ln ऑफ r+r+2 लैम्डा x, या v स्क्वायर है, अब पावर हाफ लगाएंगे तो आप फाइनल आंसर यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अपन लिमिट रखना भूल गए, सॉरी, यहाँ पे लिमिट भी रखनी पड़ेगी। आप जब लिमिट रखेंगे तो 0 से x तक लिमिट रखेंगे। 0 से x जब करेंगे तो x में तो सेम इक्वेशन बनेगी, जब 0 रखेंगे तो r+r बचेगा, वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज ln a बाई b, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? ऐसा आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आप इन्हें ऐसे करेंगे। जनरली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जेई वालों के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नीट वाले बच्चे बस बिल्कुल जो फर्स्ट अपने टाइप देखी थी उसका ध्यान रखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो आपसे क्वेश्चन बोला गया, रॉड ए बी ऑफ मास m, मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ। डायग्राम वैसा ही है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहीं पे। चलिए, तो डायग्राम में बस कुछ कुछ चेंजेस हैं, वो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ओके, रॉड ए बी, ये रॉड है ए बी ऑफ मास m दे रखा है, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन 2 स्मूथ रेल्स। स्मूथ रेल्स मतलब म्यू 0 दे दिया आपको, P एंड Q इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B। ठीक है, रेल्स के नाम दे दिए, दिस इज P, दिस इज Q। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपको B दे रखा है यहाँ पे, ठीक बात है। The rails are connected to a constant current source of current I। कांस्टेंट करंट सोर्स ये बोला गया है, मतलब इस पूरे केस के लिए करंट कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे रेल आगे जाए ना जाए, कोई रेजिस्टेंस हो ना हो, कांस्टेंट करंट सोर्स है, मतलब करंट सप्लाई जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड ए बी व्हेन इट लीव्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द रेल, और ये आपको लेंथ दे रखी है L। पूछा गया कि जब ये रॉड इसके लास्ट एंड पे पहुंच जाएगी तो उसके पास कितनी स्पीड होगी, मतलब ये रेल जब यहाँ पहुंच चुकी होगी, सॉरी ये वायर जब यहाँ पहुंच चुका होगा तो ये कितनी स्पीड से बाहर की तरफ जाएगा। ये रेल्स की लेंथ आपको कैपिटल L दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? फोर्स अपने को पता है, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, एक ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स विच इज ILB, और बोला गया है कि I एक कांस्टेंट है, चाहे वो वायर कितनी भी दूरी पे चला जाए। तो जब I कांस्टेंट है मतलब फोर्स एक कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इसका, ILB बाय m। एक्सेलरेशन मिल गया अपने को, पता है इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे है 0, फाइनल स्पीड आपसे पूछी गई है और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करेंगे। v अपने को कैलकुलेट करना है, u 0 है, प्लस 2a आपको दे दिया ILB बाय m इंटू s, डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल L। यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर 2 ILB कैपिटल L बाय m।
क्लियर है बात? ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है उसमें आपको एक ऐसा स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर दे रखा है, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, उसके पास में एक मेटालिक स्ट्रिप रखी हुई है, कंडक्टिंग स्ट्रिप रखी हुई है ऐसी, ठीक है, स्ट्रिप है। ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस r दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, और जो स्ट्रिप की विड्थ है वो b दे रखी है, स्ट्रिप की लेंथ जो है वो l दे रखी है। क्लियर है बात? इसमें करंट जा रहा है I1 और इस स्ट्रिप में जो करंट जा रहा है वो करंट है I2। अब स्ट्रिप मतलब एक कंडक्टिंग स्ट्रिप, एक ऐसा टुकड़ा सा है कंडक्टिंग। इस बार आपसे पूछा गया find the magnetic force of interaction between current I1 and I2। क्या पूछा? find magnetic force of interaction between current I1 and I2, ये आपसे पूछा गया। बेसिकली इस वायर और स्ट्रिप के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था कि दो वायर्स जब पास में रखे होते हैं I1 I2, उनमें जब करंट चल रही होती है, डिस्टेंस अगर r है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो फोर्स था वो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई DSI का अपने इसमें क्वेश्चन अपना आंसर आपने बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है? क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिप है, ना कि एक सिंगल वायर है, और स्ट्रिप जो बनती है वो बहुत सारे इनफाइनाइट वायर से बनती है। भाई एक स्ट्रिप को अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे इनफाइनाइट वायर्स इसमें कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये एक इनफाइनाइट वायर का कॉम्बिनेशन है, और जब ऐसा है तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिप पे एक्स पे जाके एक dx का वायर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये एक dx का वायर कंसिडर किया, इसमें जो करंट जारी है di, छोटी सी करंट, क्योंकि टोटल करंट जो बन रही है वो तो सारे वायर्स को मिला के बनेगी, तो जो छोटी सी करंट इसमें बनेगी di, उसे लिखा जा सकता है टोटल करंट बाय टोटल विड्थ इनटू dx। क्लियर है बात? b विड्थ पे I2 करंट, तो dx विड्थ पे I2 बाय b इनटू dx, यूनिटरी मेथड, ठीक। di मिल गया। तो आपके पास सिचुएशन ऐसी हो गई कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है, एक वायर यहाँ पास में रखा हुआ है जिसमें di करंट जारी है, ये डिस्टेंस आपकी जो है x है, इस पे आपको फोर्स निकालना है और उस फोर्स को इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? और जब सेम डायरेक्शन में करंट होते हैं तो अपने को पता है फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो दिस df वी कैन राइट एज, क्या लिखा जाएगा? एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई d। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता है विच इज म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये L लेंथ का वायर रखा हुआ है, इस वायर की लेंथ L है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू ILB। इसका करंट है DI L क्रॉस B, ये इस पे फोर्स लगने वाला है। DI आपने लिखा था I2 बाई B इंटू DX, L क्रॉस B दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सीधा L भी लिखा सकते हैं इसे, L और B आपने लिखा अभी म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x। ये आपका हो गया DF। अपने को करना है इसका इंटीग्रेशन, तो DF को एक बार सही से और लिख देते हैं, which is I2 I1 म्यू नॉट बाई B dx बाई x। ये हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से f तक टोटल फोर्स, और ये हो जाएगा कहां से कहां तक? देखिए ये कितना डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस r है, फाइनल डिस्टेंस r प्लस b हो जाएगा, ठीक है। r से r प्लस b तक इसे अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ln x बनेगा, फोर्स आपको मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई b ln ऑफ r प्लस b बाय r। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर इसमें बनने वाला है। इसमें हम एक L भूल गए, हाँ यहाँ पे ये L भी तो है, दिस L इज ऑल्सो देयर, ठीक है, ये वाला L हम यहाँ पे भूल गए थे लिखना। चलिए, तो ये आपका फाइनल
आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन पे रेल्स, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रेल बनाई हुई है। आपको इस तरफ में बना के बता देता हूँ। ऐसा एक इंक्लाइंड रेल्स है, ये एंगल आपको दे रखा है अल्फा, और इस पे आपने एक वायर रखा हुआ है। ओके, और इसके अंदर जो करंट जा रही है वो इस डायरेक्शन में है। करंट है इसमें आई, वायर आपको दे रखा है ए बी, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, देखिए फिगर शोज अ वायर ए बी ऑफ मास एम, ठीक है, मास एम दे दिया, प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ओके रफ है, म्यू भी है यहाँ पे, ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, इट कैरीज अ करंट आई, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड। आपको पूछा गया कि बी मिनिमम कितना होना चाहिए required to slide the wire up the inclined plane, to slide the wire up the inclined plane। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है बात? क्या पूछा गया कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया जाए कि इस वायर का जो मोशन है ये ऊपर की तरफ हो जाए। तो मतलब जो इससे फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, मतलब अप द इंक्लाइन ऐसा लगना चाहिए ताकि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, और इसके लिए आपको पूछा गया कि बताइए मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा 2D व्यू में अपन इसको इमेजिन करते हैं। ऐसा हिसाब है, यहाँ ये अल्फा आपको एंगल दे रखा है, यहाँ पे ये वायर रखा हुआ है और मैं इस वायर को बना रहा हूँ ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अपन इसको इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, जब इधर से देखेंगे तो करंट अंदर की तरफ जाता हुआ अपने को दिखेगा। ऐसा एक सिस्टम अपने पास है। क्लियर है? यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, और क्योंकि अपने को इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करवाना है, जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए वो ऐसा लगना चाहिए। ये बात तो क्लियर है? और क्योंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी है इसकी, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा। mg इस पे लग रहा है तो mg के दो फोर्सेस अपने को पता है। इस तरफ एक फोर्स और लगेगा, कौन सा? mg साइन अल्फा, और एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा विच इज mg cos अल्फा, वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अलोंग द इंक्लाइन इसका मोशन देखना है, तो उस फोर्स को अभी अपन जाने देते हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल इधर लगेगा और वो mg cos अल्फा इधर लगेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। हम चाहे तो सीधा आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, सच दैट इस पे जो फोर्स है वो अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ लगे। कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए? तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स होनी चाहिए, टुवर्ड्स द करंट थंब होना चाहिए, और टुवर्ड्स द फोर्स पाम होना चाहिए। तो अपने को ये पता है अभी फोर्स इधर है तो मैं पाम फोर्स की तरफ कर देता हूं। करंट जो है वो अंदर जा रहा है तो ये हो गया ऐसा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऐसी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जाके जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग पाएगा। फिर से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे, करंट अंदर की तरफ है, आप देख रहे हैं फोर्स जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है। फोर्स जो होता है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है बिल्कुल ऐसा। चलिए अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो अपने को पता है जो n आया है वो है mg cos अल्फा के बराबर। n क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन लिखना है, एंड दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n, तो फ्रिक्शन लिखा जाएगा म्यू mg cos अल्फा के बराबर। ओके, जो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin अल्फा। इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए वो, तभी ऊपर की तरफ स्लाइड कर पाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? बी आई एल या आई एल बी जो आप कहते हैं अभी तक। मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल बी
दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin अल्फा। mg अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। क्लियर बात? यहां से आपको पूछा है b, तो b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg बाय il sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर कि b मिनिमम कितना होना चाहिए इस एक्सप्रेशन के बराबर, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर पाएगा। क्लियर है बात? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें और आपको दे रखा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स आपको दे रखे हैं। ये लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं ऐसे, कैरिंग करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इसमें करंट इस तरफ है आई, तो इसमें इस डायरेक्शन में है आई करंट। ठीक है। These wires are suspended from ceiling by 4 strings of same length L। तो ये थोड़ा सा साइड व्यू आपको दिखा रखा है, इसलिए आपको स्ट्रिंग की लेंथ अलग अलग दिख रही है। बाकी ये बीच में है सपोर्ट इन दोनों के, और ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे लटकी हुई हैं स्ट्रिंग से। ठीक है। एल लेंथ की स्ट्रिंग से सारी, तो मतलब जो एंगल थीटा बन रहा है वो इधर भी थीटा बनेगा, जो यहाँ थीटा बन रहा है वो यहाँ भी थीटा बनेगा, ऐसा है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, ये आपको दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा अज्यूमिंग इट टू बी स्मॉल। थीटा आपको दे रखा है स्मॉल, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में देखूं, मैं अगर इस तरफ से इसको देखूं, तो देखिए इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि ये सपोर्ट है, इसके जस्ट पीछे एक सपोर्ट और होगा जो यहाँ से नहीं दिखेगा। ये दोनों आगे वाले वायर्स हैं जो एल लेंथ के हैं। यहाँ से अगर देखें तो इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, मैं इसे ऐसा बनाता हूँ, इधर इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, मैं इसे ऐसा बनाता हूँ। जब फ्रंट से देखेंगे तो दोनों वायर्स ऐसे डेप्थ में होंगे। एक में करंट बाहर आ रही है उसे मैंने डॉट से दिखाया, एक में करंट अंदर जा रही है उसे मैंने क्रॉस से दिखाया है। और इसके जस्ट पीछे एक सपोर्ट और ऐसा होगा जो अपने को यहाँ से नहीं दिखेगा। क्लियर है बात? अब इसको अगर अपने को सॉल्व करना है और ये सब कुछ सिमेट्रिक है, तो अपन मान सकते हैं कि सब जगह जो टेंशन है वो टी टेंशन होगी। स्ट्रिंग दे रखी है, टेंशन अपन इसमें टी मान सकते हैं, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? टी। तो जो मैं यहाँ फ्रंट में सॉल्व करूंगा, मैं इसे 2t मान के करूंगा ताकि दोनों सपोर्ट को अपन एक साथ इसमें कंसिडर कर सकें। तो मैंने यहाँ माना 2t टेंशन है, यहाँ भी 2t टेंशन है, पीछे वाले सपोर्ट को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर इस पे फोर्स बनाए तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दो करंट कैरिंग वायर से पास पास रखे हुए हैं, उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगेगा? पहली बात तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब इस पे फोर्स लगेगा एफ इस तरफ, इस पे फोर्स लगेगा एफ इस तरफ। क्लियर बात? और अगर मैं इनका एक यूनिट लेंथ का वायर लूं, तो इस पे जो मास होगा वो होगा लैम्डा, यूनिट लेंथ के वायर का मास लैम्डा। तो इस पे नीचे लैम्डा जी इस तरफ लगेगा और इस पे भी नीचे लैम्डा जी ऐसा लगेगा। क्लियर बात? क्या और कोई फोर्स इन पे लग रहा है? बस ये तीन फोर्स ही हैं जो इस पे एक्ट करेंगे। यस, ये एंगल अपने को पता है थीटा, जो अपने को फाइंड करना है। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? ये लेंथ आपको एल दे रखी है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हम बता सकते हैं दिस लेंथ इज एल। तो ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? एल साइन थीटा। और सिमिलरली ये लेंथ भी हो जाएगी एल साइन थीटा। क्लियर है बात? तो अगर इन दोनों वायर्स के बीच की टोटल डिस्टेंस देखी जाए, जैसे हम डी लिखते हैं अक्सर, तो डी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। क्लियर है बात? और दोनों इक्विलिब्रियम में है, और जब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन पे अपने को जीरो करना है। नेट फोर्स अगर इस पे देखा जाए तो क्या क्या लग रहा है? कंपोनेंट्स बनाते हैं अपन, किसी भी एक को ले लेते हैं। जैसे अपन ने इसको ले लिया, इस पे अगर फोर्स देखो तो 2t इस तरफ लग रहा है, एफ इस तरफ लग रहा है, और लैम्डा जी इस तरफ लग रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है।
तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो मतलब इस तरफ जो फोर्स लगेगा 2t cos थीटा लगेगा, इस तरफ जो फोर्स लगेगा 2t sin थीटा लगेगा। इक्वल करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2t sin थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एंड 2t cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा जी। दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मुझे मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ एम बाय लैम्डा जी। क्योंकि बोल रखा है थीटा बहुत छोटा है, तो दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू एफ एम बाय लैम्डा जी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू? दो इनफाइनाइट वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है I1 I2 म्यू नॉट बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। वो यहाँ रख लेते हैं, आपका जो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई लैम्डा जी डी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? अब यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 आपको दे रखा है विच इज I, और दूसरी बात D भी अपन ने देखा था, D को लिखा था अपन ने 2L sin थीटा, 2L sin थीटा, और sin थीटा भी क्योंकि थीटा छोटा है तो लिखा जा सकता है 2L थीटा। इन दोनों को अपन यहाँ रिप्लेस करते हैं तो मिलेगा थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई लैम्डा जी, फिर आया 2L थीटा, ये हो गया थीटा स्क्वायर उधर जाके, तो फाइनली जब थीटा लिखेंगे तो लिख सकते हैं रूट ओवर म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई लैम्डा जी, या एक्चुअली नीचे 4 हो जाएगा, तो this is 4 pi lambda g into L. This will be your final answer. क्लियर है बात? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके करंट बिटवीन वायर्स पे थे, सॉरी फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स पे थे, या फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो रियल प्रॉब्लम हमने की है उस टाइप के क्वेश्चंस आपने अभी देखे। कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कुछ ऐसा कि आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप दे दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसा करंट है इसमें I। पूछा गया बताइए इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप कितना है? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 0। क्यों? अपने को पता है कि जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखते हैं, लूप मतलब क्लोज लूप जब होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। बिल्कुल सही बात है। पर जब आपसे ये पूछा गया कि बताइए इस लूप में टेंशन कितनी है, इस लूप में इस रिंग में टेंशन कितना है, ये आपसे पूछा गया। फाइंड टेंशन इन द रिंग या टेंशन इन द लूप। क्लियर? अब टेंशन क्यों होगी? टेंशन इसलिए होगी क्योंकि भैया हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे, अगर मैं यहाँ छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं तो इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे कैसा I इधर B अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, या नीचे जो एलिमेंट है इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ जो एलिमेंट है इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो यहाँ एलिमेंट पे इधर फोर्स लग रहा है। ऐसे हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, और क्योंकि हर फोर्स के लिए इक्वल एंड अपोजिट अवेलेबल है तो नेट फोर्स 0 है। लेकिन आप इसे ध्यान से देखें तो क्या ये लगातार बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, और इसे अगर अपनी शेप मेंटेन करके रखनी है तो ये एक टेंशन में होगा, क्योंकि लगातार बाहर की तरफ फोर्स है, ये उस फोर्स को अपोज किए हुए अपनी शेप बना के रखे हुए है, तो मतलब एक टेंशन फोर्स इसके अंदर है, और वो टेंशन अपने को फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। पहले आपने कब किया था ऐसे क्वेश्चन? जब आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे दी, मान लीजिए पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में आपने एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस हर एक पॉइंट को इक्वली फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो ये रिंग अपनी जगह से हिलने वाली तो नहीं है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन अभी इसमें टेंशन तो होगा, तो वो टेंशन कैसे फाइंड करें? और ऐसे ही जब आपने सरफेस टेंशन पढ़ा था तब भी आपने बोला था कि अगर एक आपने इसको एक धागे को इस पे डाला, एक फ्रेम के अंदर सोप सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने एक धागा डाला,
बीच में आपने पंचर कर दिया, तो अब सोप सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ बचा। जो सरफेस टेंशन इस पे लग रही है वो बाहर की तरफ इसको लगातार खींचे हुए है, और इसी वजह से कि सर्कुलर फॉर्म में भी आ जाता है, ये बात हमने करी थी। तो क्या यहाँ भी इस पे नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इस धागे में भी एक टेंशन फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो सारे एक टाइप के क्वेश्चन है उनको करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। हमें क्या करना है, एक छोटा सा इसका हमें पार्ट या एक छोटी सी आर्क हमें इसमें कंसिडर करनी है। ठीक है, एक छोटा सा आर्क हमने इस पूरे रिंग से कंसिडर किया जो एंगल बनाता है डी थीटा का, और इस तरफ भी डी थीटा का। ठीक है, ऐसा ये एंगल यहाँ पे बना रहा है। इसमें जो टेंशन लगेगी वो टेंशन यहाँ पे लगेगी इस तरफ, यहाँ पे लगेगी इस तरफ, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो टेंजेंशियल लगता है, तो ऐसा टेंजेंशियल फोर्स इसमें लगेगा। अब इसके अगर अपन कंपोनेंट लेना चाहें तो ये cos थीटा वाले कंपोनेंट बनेंगे जो कैंसिल हो रहे हैं। जो नेट फोर्स आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, विच इज 2t sin d थीटा। क्लियर है बात? दिस इज द नेट फोर्स जो इस पे नीचे लग रहा है। और जो नेट फोर्स है, अगर मैं इसको कंपनसेट करना चाहूं तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर है बात? बाहर की तरफ इस पे मैग्नेटिक फोर्स है, ये टेंशन उसी को कंपनसेट कर रहा है। तो हम टोटल इक्वेशन जो लिख सकते हैं, ये तो हो गई टेंशन फोर्स आपकी, जो नेट टेंशन इस पे लग रही है इस एलिमेंट पे, तो लिखा जाएगा 2t sin d थीटा इज इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फोर्स इस छोटी सी लेंथ पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? आई एल बी। आई एल कितना है ये? r इंटू 2d थीटा। भाई आर्क की लेंथ चाहिए, रेडियस इंटू एंगल इंटू बी। दिस साइन डी थीटा, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डी थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा हमने लिया है। तो यहां से आपको मिलता है 2t इज इक्वल टू 2ir इंटू बी, या टेंशन मिला आपको IRB। दिस इज द टेंशन फोर्स जो इस पूरी रिंग में एक्ट कर रहा है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हमें इस चार्ज वाले केस में बात करनी होती तो हम क्या करते, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर देते। तो जो 2t साइन थीटा आया था उसे आप करते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लेते हैं, जो आपने लेंथ ली है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती तो आप लिखते हैं लैम्डा इंटू आर इंटू 2d थीटा। दिस इज द चार्ज जो इस पे है, और दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसका आप लिखते हैं k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं k, अगर बीच वाला चार्ज q है, ऊपर वाला चार्ज आता 2 लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसे आप इक्वल करते हैं 2t sin d थीटा के। और यही अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन वाले फोर्स की बात हो रही होती तो आप इस लेंथ को फिर से लेते, वही सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है वो होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लिखते थे? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन t इनटू लेंथ। तो वो हम यहाँ पे लिखते और उसको वैसे सॉल्व करते। तो कुल मिला कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको एक छोटा आर्क कंसिडर करना है ऑफ एंगल डी थीटा या 2d थीटा, और फिर उस पे आपको टेंशन फोर्स के कंपोनेंट लेके नेट फोर्स के इक्वल करना है। क्लियर है बात? इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि बताइए, यहाँ पे एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इस तरफ ऐसा एक वायर रखा हुआ है। ठीक है, ये लेंथ आपको दे रखी है a, करंट I है, ये लेंथ L है, ऐसे करंट इधर I है, ये लेंथ भी L है। पूछा गया आपसे कि ये जो वायर का सेगमेंट है इस पे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर होगा? ठीक है, जो वायर सेगमेंट है ये शेप में, इस पे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर होगा? ऑप्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, किस डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स होगा, इस बेंट वायर पे आपको पूछा गया। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई रैंडम शेप का वायर रखा हो तो हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला सकते हैं और
नेट फोर्स उस पर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिला लूं करंट आई मान के, और लेंथ जो भी एंगल दे रखा है उसके हिसाब से निकाल के, जो भी इसकी लेंथ आती है, तो मैं इस पे फोर्स निकाल सकता हूं और अपना आंसर दे सकता हूं, है ना? पक्की बात? क्या ये करना सही होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला लेना? नहीं, यहाँ ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रैंडम शेप का वायर है तो उसमें आप फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिला सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, डी चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो सोचो कि यहाँ जो वायर्स हैं उसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है क्योंकि डिस्टेंस ए है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा। तो ये पूरा वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा करना। क्लियर है बात? तो क्या किया जाए? बस आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन है तो पूछ ही है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, जो भाई वेरी करेगा, लेकिन फोर्स की एक डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं। इसके हर एक सेगमेंट पे जो इस डायरेक्शन में है, करंट इसी डायरेक्शन में है। भाई हर सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन तो सेम आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर पॉइंट के साथ मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, लेकिन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहने वाली है। करंट की डायरेक्शन भी इस वायर के लिए एक ही है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, फोर्स लगेगा ऐसे। तो दिस इज द फोर्स जो इस पे लगेगा F1, इस B1 की वजह से, ठीक। और यहाँ पे अगर देखें तो करंट है इस तरह से नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर। तो इस बार इस तरीके से फोर्स लग रहा है इधर। क्लियर है बात? इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो क्या मैं ये बोल दूं कि रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा? क्या इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि F1 इज नॉट इक्वल टू F2, इन फैक्ट F1 इज मोर देन F2 हियर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पूरी लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मोर देन इस पूरी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो ज्यादा दूर है इस वायर से, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये पास है इस वायर से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां फील्ड ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा, इसलिए F1 इज मोर देन F2। तो जो नेट फोर्स आएगा वो इस तरीके से कुछ आएगा, अलोंग F1 की तरफ इंक्लाइंड नेट फोर्स इसका आएगा। तो आंसर विल बी सी। क्लियर है बात? कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? चलिए, तो ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा कह रहा है, एक इनफाइनाइट वायर है, उसमें करंट जा रहा है I1 ले लीजिए, और यहाँ पे एक ऐसा लूप बना रखा है, एक रेक्टेंगुलर, सॉरी एक स्क्वायर लूप है ये, ऑफ लेंथ L, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है ऐसा। दिस इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है। पूछा गया आपसे कि बताइए इस लूप पे नेट फोर्स कितना होगा? इस लूप पे नेट फोर्स कितना होगा? क्या मैं इस लूप पे नेट फोर्स जीरो कह सकता हूँ? क्या जीरो एक आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। पे इसकी जो डिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग है। ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, ये लेंथ L है, तो जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग होगा, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो कितना होगा? तो देखिए, ये जो दो वायर्स हैं आपके सामने, ये एक जो वायर है और ये एक जो वायर है, हम कह सकते हैं कि इन पे जो नेट फोर्स होने वाला है इन दोनों का मिला के वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितनी लेंथ पे है उतनी लेंथ पे ये भी है, करंट दोनों में अपोजिट है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जितना फोर्स इस पे आएगा उतना ही फोर्स इस पे भी आएगा। सेम लेंथ, सेम पोजीशन, सेम करंट, ठीक है। तो इस पे अगर फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे, तो इन दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स हो गया जीरो। तो कुल मिला के इस लूप पे जो फोर्स आएगा वो आएगा इन दो वायर्स की वजह से।
इन पे जो फोर्स लग रहा है वही हम कह सकते हैं कि इस लूप पे नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस, अगर मैं इसको नाम लेफ्ट वाले वायर की बात करें, जो पास वाला वायर है, उसकी अगर बात करें तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लग रहा है इधर। सो दिस इज F3, दिस इज F4, ऐसा आप मान सकते हैं, F3 F4 या F1 F2 कुछ भी ले लीजिए। क्लियर। और इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा था वो तो हो गया 0 मिला के टोटल। तो F3 अगर आपको लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं, दिस विल बी म्यू नॉट I1/2 πa, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ILB तो ये हो जाएगा I2 इंटू इसकी लेंथ है L, ये हो गया F3। F4 अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I1/2 πa प्लस L, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू L। ठीक है, ये हो गया फोर्स। नेट फोर्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F3 माइनस F4। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, चलिए फाइनल क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ऐसा एक लूप है, ठीक है, इस लूप में लेट्स से करंट यहां से एंटर हुआ और यहां से एग्जिट हुआ, ऐसा बता रखा है। ठीक है, ये जो है ये ऐसे सेंटर पे मिलते हुए वायर्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा सिस्टम आपको दे रखा है। क्लियर, करंट आया आई, एग्जिट भी हुआ आई, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। आपसे पूछा गया कि बताइए इस सिचुएशन की वजह से इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। तो देखिए इस सिचुएशन में अपने को क्या करना चाहिए कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस लूप में जो करंट है उसकी वजह से होगा, क्योंकि ये जो दो वायर्स हैं ये अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो सेंटर से क्रॉस होता है, और जब एक वायर किसी पॉइंट से क्रॉस होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, है ना। उस पॉइंट को अगर क्रॉस करे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो इन दोनों वायर्स का तो 0 हो जाएगा, लूप में जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा। अब लूप में जो करंट है वो ध्यान से देखो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 इस तरफ और I2 इस तरफ, क्योंकि I करंट जब अंदर आया तो उसको दो पाथ मिले, I1 उधर जाएगा, I2 इधर से आएगा, ये I2 यहाँ से चल के फाइनली बाहर जाएगा और ये I1 इधर से चल के वापस मिलके टोटल I बाहर हो जाएगा। क्लियर है? अभी I1 I2 अपने को फाइंड करना है कि कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करें। अपने को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, तो जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में बनता है करंट, जितना कम रेजिस्टेंस करंट उतना ज्यादा। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R1 मानता हूं और बाकी वाले रेजिस्टेंस को R2 मानता हूं, तो मैं R1 को लिख सकता हूं इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बाय 2 पाई एंड R2 इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई। ये बात क्लियर है? क्यों? अब चाहे इसको रेडियस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर्क लेंथ मिल जाएगी आपको, R इंटू थीटा, और नीचे भी 2 पाई R टोटल लेंथ, तो मैंने इसको सीधा एंगल के प्रोपोर्शन में ले लिया लेंथ की जगह पे। क्लियर है बात? अगर ऐसा है तो जो I1 लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, R2/R1 प्लस R2 इंटू आई। याद है पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा, I1 लिखा जाएगा R2 विच इज 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 पाई इंटू आई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ऊपर नीचे बचा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा I1, और I2 जो आपका होगा वो हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई इंटू आई। अब आपको इसमें करंट मिल चुके हैं, थीटा लेट से आपको 90 डिग्री अगर दे रखा है तब तो अपन सीधा सीधा बता सकते थे, अगर ये 90 डिग्री दिया होता तो हम सीधा सीधा कह सकते थे कि क्या हो जाता, एक जगह करंट जाता I/4, दूसरी जगह जाता 3I/4। ठीक है, तो यहाँ करंट हो जाता 3I/4 और यहाँ करंट होता I/4। अब देख पा रहे हैं थीटा को आप अगर π/2 रख देंगे तो वहां ऊपर बनेगा 3π/2, नीचे 2 पाई, 3π/4 हो जाएगा वो, तो 3I/4 करंट I1 हो जाएगा और ये I2 I/4 हो जाएगा। तो कोई भी एंगल आपको दें थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट
कर सकते हैं। अब जो करंट आपको मिला, इस करंट को यूज करके आप नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाल सकते हैं। एक सेक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक का है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट I1, और दूसरा सेक्शन बचा हुआ है जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है I2। एंगल अगर आपको थीटा दे रखा है तो अपने को पता है कि एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ B1 विल बी म्यू नॉट I1 बाई 2R इंटू थीटा बाई 2 पाई। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट क्लॉकवाइज है, ये आएगा अंदर की तरफ। और B2 अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2R थीटा 2/2 पाई, और ये आएगा बाहर की तरफ क्योंकि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा B1 माइनस B2, और जहां पे करंट की वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आई गेस अभी नीट के एग्जाम में तो पूछा ही गया था। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।